वाह, आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरे सबसे छोटे बेटे के सर पर भी सहरा बंधा। बहू आजा, कलश को गिराते हुए घर के अंदर प्रवेश कर। हे भगवान, कितनी गर्मी है और ऊपर से मेरा ये लहंगा और ज्वेलरी इतनी ज्यादा हैवी है कि बस मेरी तो जान ही निकली जा रही है। जल्दी से अंदर जाकर मैं तो हवा में बैठना चाहती हूँ। रानी दरवाजे पर खड़े खड़े ऐसे ही सोचने लगी, क्योंकि उसे अपनी शादी के लहंगे में गर्मी और उलझन महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में उसके गृह प्रवेश की रस्म हो गई और उसे कमरे के एक कोने में बैठा दिया गया। रानी की आज ही गंगा के सबसे छोटे बेटे देव से शादी हुई थी। अभी रानी कोने में ही बैठी थी कि तभी घर में कितने मेहमान हो रहे हैं। एक तो पहले ही मेरा एक कमरे वाला ससुराल है, ऊपर से इतने लोगों ने कमरे में गर्मी की हुई है। भाभी, कैसे चुप-चुप बैठी हुई हो? मैं क्या बोलूं? शेफाली, ये इतने सारे लोग कौन हैं और ये लोग कब अपने अपने घर जाएंगे? भाभी, ये सभी लोग कोई बाहर के लोग नहीं है, आपको पता नहीं है क्या? ये सारे तो हमारे घर के ही मेंबर्स हैं। हमारा परिवार मोहल्ले का सबसे बड़ा परिवार है। हमारे परिवार में टोटल 29 सदस्य हैं और अब तो आप भी आ गई हो, तो अब हम पूरे 30 हो गए। क्या कहा? एक ही कमरे में 30 सदस्यों वाला परिवार? हे भगवान, यहाँ पर सभी का खाना पीना और सोना कैसे होता है? रानी का एक ही कमरे के ससुराल में 30 लोगों के बारे में सुनकर दिमाग घूम गया। कुछ देर तक तो रानी ऐसे ही बैठी रही, लेकिन फिर रात को सभी के सोने की बारी आ गई। पहले तो हम यहाँ सो जाते थे, लेकिन अब बहू भी आ गई है। देव, अगर मैं यहाँ पर ऐसे और इधर ऐसे आड़ी करके चटाई बिछाऊं, तब भी हम सभी का काम नहीं होगा। मेरी तो आज समझ नहीं आ रहा कि मैं सभी को कैसे और कहाँ रखूं। माँ, पूरा कमरा नाप दिया, लेकिन एक ही मेंबर के बढ़ने से कमरे में कैसे भी सोने की जगह फिक्स नहीं हो रही। एक तो हम पहले से ही 29 थे। चलो एक काम करते हैं, आप सभी पहले की ही तरह कमरे में सो जाओ और मैं और रानी दोनों बाहर चारपाई बिछाकर सो जाएंगे। हे भगवान, बाहर? अरे ये आदमी पागल है क्या? शादी की पहली रात पर दूल्हा और दुल्हन को बाहर कौन सुलाता है? रानी देव की बात पर कुछ भी नहीं बोल पाई और सभी घर वालों ने उन दोनों को बाहर ही चारपाई बिछाकर सोने को भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ घर वाले एक ही कमरे में गर्मी में फंस फंस कर लेट गए। पायल, जरा थोड़ी सी सरक जाओ, यहाँ अशोक लेटा हुआ है। क्या सरक जाऊं भाभी, मेरे पास भी जगह नहीं है। ऐसे ही बहस करते हुए और करवटें बदलते हुए गर्मी में अंदर वालों की रात कटी, तो वहीं दूसरी तरफ रानी और देव दोनों बाहर परेशान हो रहे थे। हे भगवान, यहाँ बाहर कितने मच्छर लग रहे हैं। देव जी, आप क्या पागल वागल हैं? नई बहू को बाहर ले आए। माफ करना रानी, अगर तुम यहाँ कंफर्ट महसूस नहीं कर पा रही हो तो मैं तो तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आया था ताकि तुम अंदर इन लोगों के बीच में परेशान न हो जाओ। अगर तुम्हें यहाँ दिक्कत लग रही है तो कल से तुम अंदर ही सो जाना। देव और रानी की रात भी ऐसे ही बेचैन गुजरी। किसी तरह घड़ियां गिन गिन कर सुबह हुई और सुबह के वक्त, बहू, रानी बहू कहाँ है? हाँ माँ जी, मैं यहाँ हूँ। आगे को आ जा, तू तो दिखाई भी नहीं दे रही। 30 लोगों के परिवार में एक एक सदस्य को ढूंढना मुश्किल है। जी माँ जी, सही कहा आपने। बोलिए, आप क्या बोल रही थी? बहू, गरीब लोग हैं, तेरी पहली रसोई का भी कोई खास इंतजाम नहीं है। तू एक काम कर, सभी के लिए चूल्हे पर चाय और पराठे बना दे। तेरे हाथ के नाश्ते में ही हमारी पहली रसोई हो जाएगी। गंगा के बोलने पर रानी आगे आई और चूल्हे पर 30 लोगों के लिए नाश्ता बनाने लगी। उसने चूल्हे पर चाय के लिए बड़ा सा भगोना चढ़ा दिया, जिसके बाद उसने उसी के अंदर चाय बनाई। हे भगवान, इस छोटे से कमरे में मुझे मिलाकर पूरे 30 लोग हैं और चूल्हा भी यहीं पर ही जल रहा है। मेरी तो हालत ही खराब होती जा रही है, कितनी गर्मी है। हे भगवान, पसीना तो सर से लेकर पाँव के नाखून तक आ रहा है। रानी, जल्दी से चाय बनाओ, ये चूल्हे की गर्मी ने घर को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। सभी ऐसे ही जल्दी से चूल्हा बंद होने की राह देखने लगे। कुछ देर के बाद 30 के 30 लोगों की ही चाय बन गई और साथ ही रानी ने पराठे भी बना दिए और फिर वो सभी को नाश्ता परोसने लगी। हे भगवान, गर्मी की वजह से इन सभी के पसीने में से कितनी बास आ रही है। मैं तो उल्टी करने का मन कर रहा है। गर्मी में छोटे से कमरे में सभी के पसीनों की बदबू भी बैठ गई थी, जिसकी वजह से रानी को बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही अब रानी को एक ही कमरे में 30 लोगों के ससुराल में गुजारा करते हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। आज रानी बैठी हुई मेकअप कर रही थी कि उसकी जेठानियों के बच्चे उससे आकर टकरा गए और उसका मेकअप खराब हो गया। क्या है बच्चों, जब देखो इस 2 गज के कमरे में आतंक मचाते रहते हो। तुमसे शांति से नहीं बैठा जाता है। मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया तुम लोगों ने। अरे तो मेकअप ही तो था, बच्चों पर क्यों करती हो? बच्चे तो खेलेंगे ही। इतना ही मेकअप खराब हो गया तो दोबारा कर लो। अच्छा, ऐसे ही दोबारा नहीं होता है मेकअप। इस एक कमरे में तो सुकून से तैयार होना भी दूभर है। जाइए, मैं मेकअप कर ही नहीं रही हूँ।
रानी ऐसे ही गुस्सा करते हुए अपने सामान को उठाकर रखने लगी और वो नई नवेली बहू होते हुए भी जरा भी तैयार नहीं हुई। ऐसे ही रात हो गई और सभी सोने को लेट गए। अब बाहर देव और उसका बड़ा भाई सोता था और रानी घर वालों के साथ अंदर ही सोने लगी थी। कितनी गर्मी लग रही है, एक ही कमरे में इतने सारे लोग सो रहे हैं, ऊपर से इन सभी के पसीने की बदबू। रानी को सभी के बीच में नींद आने को तैयार ही नहीं थी। कोई गैस पास कर रहा था तो कोई खराटे मार रहा था, जिससे रानी की रात की नींद मुश्किल हो गई थी। ऐसे ही रानी का समय अपने ससुराल में बीत रहा था और सभी के साथ एक ही कमरे में रहते रहते रानी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। आज रानी सभी के लिए सब्जियां लेकर घर जा रही थी। मेरा तो परिवार ही पूरा का पूरा कुटुंब है। सब्जी भी खरीदती हूँ तो सभी ऐसे आंखें बड़ी करके देखते हैं जैसे कि मैं क्या ही ले रही हूँ। इतने लोगों का खाना खरीद कर लाना भी मुश्किल है, ऊपर से एक ही कमरे में खाना पीना सोना सब कुछ करना पड़ता है। मेरा तो दिल अब उस जगह से ऊबने लगा है। बच्चे मेरे सामान को खराब कर देते हैं। और रानी ऐसे ही खुद से ही अपना दिल हल्का करते हुए घर आ रही थी। कुछ ही देर में वो अपने एक कमरे वाले घर में भी पहुंच गई, जहां जाकर उसने देखा कि उसकी जेठानियों के बच्चों ने उसका मेकअप और कपड़े निकाले हुए थे और वो उसके मेकअप और कपड़ों को खेल खेल में खराब कर रहे थे। हे भगवान, बच्चों ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी पूरी नई साड़ी खराब कर दी। बच्चों, तुम्हारी माँ को दिखता नहीं है क्या? तुम क्या बिगाड़ा मचा रहे हो? क्या है रानी, क्यों उन्हें बुरा भला बोल रही हो? और क्या हुआ अगर बच्चों ने लिपस्टिक भी ले ली तो? क्या मतलब कि क्या हुआ? आपको तो ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है। बस अब बहुत हो गया। मैं किलस किलस कर एक ही कमरे में पूरे कबीले के साथ नहीं रह सकती हूँ। माँ जी, या तो इस घर का कुछ कीजिए या फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। बेटा, हम जानते हैं कि एक ही कमरे में परिवार के साथ रहना मुश्किल है और इस छोटे से कमरे के हिसाब से हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी बच्ची, अभी शादी में इतना खर्चा हो गया कि कुछ और कर पाने की अभी गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे ससुर जी और देव से इस बारे में बात करूंगी। गंगा ने ऐसे बोलकर उस वक्त बात को संभाल लिया, लेकिन रानी को भी गुस्सा आ चुका था। उसने देव और बाकी घर के मर्दों के घर आने के बाद दूसरे घर की बात की, जिससे कि देव बोला, बिना किसी बहुत सारी पूंजी के भी घर बन जाएगा अगर हम सरकारी योजना के अंतर्गत घर बनवाएं, लेकिन इन कामों में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो काम कौन करेगा? मैं हूं ना आपके साथ, चाहे कितने ही पापड़ क्यों ना बेलने पड़े, मैं आपके साथ हूँ। अगर सरकार ही हमें घर दे देगी तो फिर और क्या ही चाहिए। रानी ने ऐसे बोलकर देव को हिम्मत दी। बस फिर क्या था, उन दोनों ने भी निवास योजना में अपना नाम डाला और सरकारी अपील की। कुछ समय बाद उन्हें भी सरकार की तरफ से अपना घर मिल गया, जिसके बाद सभी अलग अलग कमरों में खुशी खुशी रहने लगे। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रजाई को बेड के अंदर रखने की? जब तुझे हमने मना किया था तो तूने रखा क्यों है? घमासान, गर्मी शुरू हो चुकी है, अब मैं रजाई बेड में नहीं रखती तो क्या करती? भाभी, चुपचाप से रजाई बेड के अंदर से निकाल दीजिए। मैंने एक बार कहा ना कि मैं रजाई बेड के अंदर से नहीं निकालूंगी। आखिरकार क्यों स्वाति के बेड के अंदर रजाई रखने की वजह से स्वाति की सास और नंद उस पर इस तरह भड़क रहे थे। जहां गर्मी के शुरू होते ही सभी लोग गर्म कपड़े रजाई पैक करके वापस रख देते हैं, उर्मिला और कलावती मिलकर स्वाति पर काफी ज्यादा भड़क रहे थे। और क्यों स्वाति के ससुराल वाले इस तरह मना कर रहे थे, आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। पूरे पसीने से तरतर हो गई मैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। जल्दी से घर जाकर पंखे की ठंडी हवा में बैठ जाऊंगी और ठंडा ठंडा रुआवजा पीऊंगी। स्वाति कड़ी दोपहर में मंडी से सब्जियां लेकर घर लौट रही होती है। थोड़ी देर में स्वाति घर पहुंचती है और आते ही पंखा चलाकर बैठ जाती है, जिसे देख सोफे पर बैठी उसकी सास, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू बाहर से आई और आते ही तूने पंखा चला दिया। अरे सर्द गर्म करना है क्या तुझे? अपना पंखा बंद कर रही हूँ मैं, ठंड लग रही है मुझे। गर्मी के मौसम में भला किसे ठंड लगती है? और ये क्या आपने ये रजाई क्यों रखी है? अप्रैल का महीना चल रहा है, जून जुलाई का नहीं जो तुझे इतनी गर्मी लग रही है। अभी भी कई सारे लोग रात में कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, पता नहीं क्या तुझे। जल्दी से पंखा बंद कर। ठीक है माँ जी, मैं बंद कर देती हूँ। अप्रैल के महीने को शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। कई लोग अभी भी रजाई ओढ़कर अपने घरों में सो रहे थे। स्वाति अपनी सास की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए पंखा बंद कर अपने कमरे में चली जाती है। आज तो कुछ ज्यादा ही काम था घर में। चलो सारा काम खत्म हुआ, अब आराम से सोऊंगी। स्वाति पंखा चलाकर आराम से सो जाती है। वहीं स्वाति के बगल में उसका पति देवेश इस गर्मी में भी रजाई ओढ़कर सो रहा था। आधी रात का समय था और अचानक देवेश उठता है और पंखा बंद करके सो जाता है। वहीं स्वाति की 10 मिनट के अंदर गर्मी लगने से आंख खुल जाती है। पंखा किसने बंद किया? देवेश, उठो देवेश।
क्या हुआ स्वाति? ये पंखा किसने बंद किया? इतनी गर्मी लग रही है मुझे। तुम्हारे अंदर क्या कुछ ज्वालामुखी है जो तुम्हें गर्मी लग रही है? मुझे देखो, ठंड के मारे मैं रजाई ओढ़ कर सो रहा हूँ और ये पंखा भी मैंने ही बंद कर दिया है। मुझसे इतनी ठंड में सोया नहीं जाएगा, सो जाओ तुम भी। इतना कहकर देवेश फिर से रजाई ओढ़कर सो जाता है, जिसे देख स्वाति। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी गर्मी में रजाई ओढ़कर सो रहे हो, वो भी पंखा बंद करके। और मुझे तो बिना पंखे के भी नींद नहीं आएगी, क्या करूं मैं? कमरे की खिड़की खोलकर स्वाति उस खिड़की से आ रही थोड़ी बहुत हवा के सामने जैसे तैसे करके सो जाती है। YouTube भी कमाल की चीज है, कितनी सारी ड्रिंक की रेसिपी है। इस पर जल्दी से सभी घर वालों के लिए समर ड्रिंक बना लेती हूँ। गर्मियां शुरू हो गई हैं, ठंडी ठंडी ड्रिंक पियेंगे तो ताजा महसूस करेंगे। स्वाति अपने ससुराल वालों के लिए समर ड्रिंक बना रही थी कि तभी किचन में कलावती आती है। स्वाति बहू, ये तो क्या बना रही है? मैंने तुझे चाय कहा था ना। माँ जी, ये समर ड्रिंक है। अब इतनी गर्मी में भला चाय कौन पीता है? बहू, तू आग के गोले खाती है क्या जो तुझे इतनी गर्मी लगती है? हम सबको तो नहीं लग रही है गर्मी। ये अपनी ड्रिंक व्रिंक छोड़ और जाकर चाय बना, और हाँ, मेरे लिए एक बाल्टी पानी भी गर्म कर दे। नहाकर मुझे मंदिर भी जाना है। माँ जी, ये दिसंबर जनवरी का महीना नहीं चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है। सारी दुनिया ठंडे पानी से नहा रही है और आपको गर्म पानी से नहाना है। अरे इतनी कड़क धूप है कि टंकी का पानी अपने आप खौल रहा होगा अभी। थोड़ा सा पानी निकालने के बाद ठंडा ही पानी आता है नल में, और तू इतने सवाल क्यों करती है? तुझसे जितना बोला है उतना कर। जल्दी से पानी गर्म कर, चाय बना। स्वाति हमेशा देखा करती थी कि उसकी सास, पति, नंद, देवर सभी लोग सुबह शाम 24 घंटे रजाई ओढ़कर ही बैठा और सोया करते थे। ये सब चीज स्वाति को काफी हैरान करती है और आज वो अपनी माँ ममता को कॉल करके इस बारे में पूछती है। माँ, एक बात बताओ, क्या मुझे ही इतनी गर्मी लग रही है या वहां पर भी गर्मी है? कहीं आप लोग भी तो रजाई ओढ़कर नहीं सो रहे हैं? स्वाति बेटा, ये तो क्या कह रही है? गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, ठंड का मौसम नहीं जो हम लोग रजाई ओढ़कर सोएंगे। इतनी गर्मी में कोई पागल ही होगा जो रजाई ओढ़कर सोएगा। क्यों नहीं, सही कहा आपने। और ये पागल कोई और नहीं, मेरे ससुराल वाले हैं। स्वाति घर के और घर के बाहर के सारे काम खुद ही किया करती थी। बाहर से कड़ी धूप से आने के बावजूद भी स्वाति हॉल में बैठकर ठंडी हवा नहीं खा सकती थी। वहीं कमरे में जब भी स्वाति पंखा चलाती तो उसका पति बार बार पंखा बंद कर देता। गर्मी से स्वाति का हाल बेहाल हो जाता है और उसे बार बार नहाना पड़ता है। कैसे पागल ससुराल वाले मिले हैं? इतनी घमासान गर्मी में भी 24 घंटे रजाई ओढ़कर रहते। खुद तो रजाई ओढ़ते हो और मुझे पंखा तक चलाने नहीं देते। बार बार नहाना पड़ता है और नहाने का भी क्या ही फायदा? गर्मी इतनी है कि बिना पंखे कूलर की राहत नहीं मिलती। वो तो अच्छा है कि मैं शाम को थोड़ी देर छत पर आ जाती हूँ और ठंडी हवा खा लेती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। स्वाति हॉल में सफाई कर रही होती है। तभी स्वाति की नंद उर्मिला बाहर से पसीने में तरबतर होकर आती है और हॉल में बैठ जाती है, जिसे देख स्वाति पंखा चालू कर देती है। मैंने पंखा चला दिया, अब तुम बैठकर पसीना सुखा लो। मैं तब तक तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। किसने कहा आपको पंखा चलाने के लिए? मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही है, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बल्कि अब रजाई ओढ़कर बैठने वाली हूँ। किस पागल के खानदान में शादी कर दी है मेरे घर वालों ने मेरी? इस गर्मी में लोग पानी में बर्फ डालकर नहाते हैं और तुम लोग हो कि रजाई ओढ़कर सोते हो। अरे इतनी भी क्या ठंड, एक काम करो, गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दो। लगता है माँ ने अभी तक आपको बताया नहीं, हम सभी का शरीर थोड़ा कमजोर है और ये चीज जेनेटिक है, इसलिए गर्मी के मौसम में भी हमें रजाई चाहिए होती है। यही कारण है कि हम लोग रजाई ओढ़कर सोते हैं, समझिए आप। स्वाति अपने ससुराल वालों की प्रॉब्लम को तो समझ जाती है, लेकिन स्वाति की प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ रहा था। कोई मुझे पागल समझेगा जो मैं इतनी कड़कती धूप में गर्मी के मौसम में रजाई छत पर डाल रही हूँ। सारा बदन जल रहा है मेरा। शांति बहू, ये तू क्या कर रही है? अभी तक तुम लोगों ने रजाई बेड के अंदर नहीं रखी। हमारी रजाई तो 2 हफ्ते पहले ही बेड के अंदर चली गई। ज्यादा ठंड लग रही है क्या आजकल तुझे? क्या बताऊं आंटी जी, ठंड मुझे नहीं मेरे ससुराल वालों को लग रही है। रोज रजाई ओढ़कर सोते हैं और धूप में मेरे से मेहनत करवाते हैं। बस अब बहुत हुआ, आज तो ये रजाई मैं बेड में रखकर ही रहूंगी। स्वाति रजाई उठाती है और बेड में रख देती है। जब घर में किसी को भी रजाई नहीं मिलती तो सभी स्वाति से सवाल करते हैं और अब स्वाति और उसके ससुराल वालों की काफी ज्यादा बहस हो जाती है। एक काम करो, निकालो रजाई और साथ ही सभी के गर्म कपड़े भी निकाल देना। और मैं तो कह रही हूँ कि हीटर भी मंगवा लो, कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है ना, कहीं बर्फ की तरह जम गए तो आप लोग। यहाँ गर्मी से मेरा हाल बेहाल हो रहा है और आप लोगों को रजाई ओढ़ने की पड़ी है। स्वाति काफी ज्यादा गुस्सा करती है और अपने कमरे में आ जाती है। स्वाति को पता चलता है कि उसका पड़ोस वाला घर किराए के लिए खाली हुआ है। स्वाति अब ज्यादा देर न करते हुए अपना सामान, पंखा, कूलर सब कुछ उस किराए के घर में शिफ्ट कर लेती है। और जैसे ही सारी बात स्वाति के ससुराल वालों को पता चलती है,
स्वाति बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तेरा इतना बड़ा ससुराल है और तू अपने ससुराल को छोड़कर पड़ोस वाले के घर में किराए में रहने जा रही है। पता भी अगर ये बात गली मोहल्ले में पता चली तो लोग क्या कहेंगे? आप क्यों हमारी नाक कटवाने पर तुली है? इससे अच्छा तो आप मायके ही चली जाती। जैसे मैं मायके जाऊंगी तो मेरी तो घर वालों की बेइज्जती होगी नहीं। ये सब भी करने पर मुझे आप लोगों ने ही मजबूर किया है। अरे आप लोगों को ठंड लगती है, आई अंडरस्टैंड, वो आपकी प्रॉब्लम है, पर कोई मेरी प्रॉब्लम तो समझो। मेरा शरीर कमजोर नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इतनी गर्मी में भी मैं रजाई ओढ़कर सोऊं। दिन तो दिन अगर रात में पंखा चला लूं तो भी इन्हें प्रॉब्लम होती है। ना हॉल में पंखा चला सकती ना अपने कमरे में, तो क्या करूं? मैं इतनी गर्मी में भी एडजस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने किराए का घर ले लिया। अब जब तक गर्मी खत्म नहीं हो जाती मैं उसी में ही रहूंगी और आप फिक्र मत करिएगा। घर आकर मैं आपके सारे काम कर दिया करूंगी, लेकिन रहूंगी तो मैं उसी घर में। अपनी बहू की बात सुनकर कलावती को पहली बार अपनी बहू की परेशानी रियलाइज होती है, जिसे सुनकर तुझे अलग किराए का घर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कुछ सोचा है, अब मैं वही करूंगी जिससे तुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कलावती के घर में एक कमरा काफी समय से खाली था, जिसमें कलावती अब अपनी बहू को सोने के लिए दे देती है और उसमें एसी कूलर भी लगवा देती है, जिससे अब स्वाति को जब भी गर्मी लगती तो उस कमरे में जाकर ठंडी ठंडी एसी और कूलर की हवा में बैठकर आराम करती है, जिससे अब न स्वाति के ससुराल वालों को कोई दिक्कत होती है और स्वाति को भी गर्मी से राहत मिल जाती है।